नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द अदर्स डायलॉग। दोस्तों, आप सभी से अपील है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे काम करने के लिए चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ना और सब्सक्राइबर अधिक से अधिक होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो बात करते हैं मुद्दे की। दरअसल 12 जून को बिहार की राजनीति के लिए और कहे तो एक तरह से देश की राजनीति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है 12 जून 2023। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगुवाई में भारत के मोदी विरोधी दलों के यानी विपक्षी एकता का मीटिंग बुलाया गया है, बैठक बुलाई गई है, जिसमें विपक्षी एकता का रूपरेखा क्या होगा इस पे चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से इस मीटिंग से पहले जो बिहार में और भारतीय राजनीति में जो खबरें आ रही हैं, उस खबरों को देखा जाए तो शायद ऐसा लग रहा है कि 12 जून के बाद विपक्षी एकता का क्या होगा इसका तो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी का क्या होगा बिहार की राजनीति में, इस पे जेडीयू को जरूर विचार करना चाहिए। क्या 12 जून के बाद नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति को छोड़िए बिहार की राजनीति में उनका क्या कद और पद रह जाएगा, यह भी विचारणीय विषय हो जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल इस विपक्षी एकता से पहले ही इस विपक्षी एकता का कई महत्वपूर्ण दलों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। एक तरह से उसको बहिष्कार ही कहिए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का बयान आया है, जिस तरह से ममता बनर्जी का संकेत आ रहा है, जिस तरह से अन्य दलों के नेताओं का संकेत आया, उससे अब स्पष्ट हो गया है कि ये जो 12 जून का जो विपक्षी एकता होने वाला है, यह पहले से ही फ्लॉप शो घोषित हो गया और ये फ्लॉप शो के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है। और जिस तरह से बिहार की राजनीति में कुछ घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से बिहार में जो राजनीतिक दल है वो जिस तरह का बयान दे रहा है, उसको अगर देखिए तो उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि यह जो तमाम विपक्षी एकता का जो कोशिश किया जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि अब तो यह विचार करना चाहिए लोगों को कि जो विपक्षी एकता का जो यह ख्वाब पालकर जो नीतीश कुमार बैठा हुआ है और जो विपक्षी एकता के लिए जो ये जूतम पैजार होने वाला है, वो 12 जून से पहले होना शुरू हो जाएगा या 12 जून के बाद होगा। क्योंकि जो संकेत आ रहा है उससे लग रहा है कि इस 12 जून के बैठक से पहले ही इस विपक्षी एकता में जूतम पैजार शुरू हो चुका है। ये जो कहावत है कि जूते में दाल बटेगी, वो दाल बटना शुरू हो चुका है। अब बस देखना है कि 12 जून के बाद नीतीश कुमार और जेडीयू को क्या मिलता है, जूते में दाल मिलता है या सिर्फ खाली जूता ही मिलता है। दरअसल इस विपक्षी एकता को सबसे बड़ा जो झटका दिया है वो इस विपक्षी एकता का सबसे महत्वपूर्ण दल कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और वो कैसे दिया है? दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि इस 12 जून के होने वाले विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी के जो सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी जी, वह उपस्थित नहीं हो पाएंगे, वह इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, वो भी नहीं शामिल होंगे। लेकिन वो कहा है कि हो सकता है कि इसमें कांग्रेस का कोई दूसरा नेता शामिल हो। आप विचार कीजिए कि अगर ये विपक्षी एकता होता भी है, ऐसे तो बहुत सारे नेताओं ने मना कर दिया इस विपक्षी एकता में आने से, लेकिन अब फिर भी सोचिए कि सभी दल आता है और कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं आता है। और बड़ा नेता कौन है कांग्रेस पार्टी में? राहुल गांधी से बड़ा नेता कोई भी नहीं है कांग्रेस पार्टी में। चाहे कोई भी नेता कुछ भी आके इस बैठक में कह दे, लेकिन निर्णय राहुल गांधी करेगा, मान्य वही होगा जो राहुल गांधी चाहेगा। तो अगर राहुल गांधी इस विपक्षी एकता की बैठक में नहीं आ रहा है तो फिर इस एकता का औचित्य क्या रह जाएगा? इस एकता में जो फैसला होगा उसको मानेगा कौन? और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं मानेगा तो बाकी दल मान के भी क्या करेगा? क्योंकि बगैर कांग्रेस का कोई भी विपक्षी एकता संभव ही नहीं है। और अगर हो भी जाता है तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी संकेत दे रही है कि वो भी इस बैठक में नहीं आ पाएंगी। शायद उनके तरफ से भी कोई छोटा मोटा नेता आएगा उनके पार्टी का। इसी तरह से तमिलनाडु का सीएम एमके स्टालिन ने भी वो तो स्पष्ट ही कर दिया है कि वह इस विपक्षी एकता में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। उसके बाद सीताराम येचुरी भी मना कर दिए कि वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है।
यानी कि इस विपक्षी एकता का जब तारीख रखा गया, तो क्या नीतीश कुमार जी क्या इन लोगों से बात नहीं किए थे? या अगर बात, ऐसा तो संभव ही नहीं कि इनसे बात नहीं किया होगा, क्योंकि इन सभी लोगों से बात करके ये 12 जून का तारीख रखा गया, और कोई 12 जून का तारीख आज तो रखा है नहीं है, आज से 10 दिन 15 दिन पहले रखा गया है। तो फिर अब ये नेता आने से मना क्यों कर रहा है? और ये नेता आने से मना कर ही रहा है, इसमें एक और दल पूरा इस विपक्षी एकता का बहिष्कार कर दिया है, और वह है नीतीश कुमार का सबसे प्रिय, जिसके साथ प्रथम बार इस देश में विपक्षी एकता का बैठक किया था नीतीश कुमार, वह नेता और वह पार्टी बीआरएस, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले मोदी विरोध में विपक्षी एकता का मुहिम शुरू किया था। तेलंगाना का सीएम के चंद्रशेखर राव, उन्होंने अपने पार्टी तक का नाम बदल के बीआरएस से वीआरएस कर लिया। वह व्यक्ति भी अब इस विपक्षी एकता के मुहिम से दूरी बना लिया है। दरअसल उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया है कि दरअसल चंद्रशेखर राव के बेटा ने जो बात कहा है, उसको बात के सुनने से अब ये ऐसा लग रहा है कि शायद वीआरएस और उसके मुखिया चंद्रशेखर राव ये विपक्षी एकता का मोह माया से दूर हो चुका है। उनको उनकी राजनीतिक हैसियत और स्थिति समझ में आ गई है, जो शायद नीतीश कुमार को और जेडीयू को समझ में नहीं आ रही। दरअसल के चंद्रशेखर राव वो पहला नेता है जो मोदी विरोध में इस देश में विपक्षी एकता का मुहिम छेड़ा। उन्होंने पूरा कोशिश किया कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी विपक्षी एकता बनाया जाए, लेकिन शायद उसको समझ में आ गया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि इस देश में जितने भी क्षेत्रीय दल है उन सब का अलग अलग समस्या है, अलग अलग उन सब का विचारधारा है, और वह सब एक मंच पे आके चुनाव लड़े और असमंजस के साथ लड़े, यह संभव नहीं है। और इसलिए शायद उन्होंने यह विपक्षी एकता के मुहिम से बाहर हो गया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया उनके बेटे ने कि अब वीआरएस विपक्षी एकता का मुहिम से अलग हो गया है, अब वो कोई विपक्षी एकता नहीं करेगा केंद्रीय स्तर पे, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के चुनाव पे और राज्य के जनता पे, राज्य के विकास पे ध्यान देगा। और जिस तरह से ये सब नेता और राजनीतिक दल इस विपक्षी एकता से दूरी बना रहा है, इससे तो स्पष्ट हो गया है कि चाहे इस विपक्षी एकता से दूरी बनाने के बाद इस विपक्षी एकता पे कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू और बिहार की जेडीयू और आरजेडी पार्टी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऊपर फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो इन दोनों दलों का सत्ता चल रहा है, उनके सत्ता का इसी समझौते के आधार पर चल रहा है कि जिस दिन नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता हो जाएंगे, वो राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे, उस दिन बिहार की राजनीति, जो राज्य का राजनीति, वो तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप देंगे। लेकिन जिस तरह से ये विपक्षी बैठकों में जो ये आने वाले नेता और पार्टी जिस तरह का संदेश दे रहा है, उससे स्पष्ट हो गया कि ना तो ये विपक्षी एकता होगी और ना नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता हो पाएंगे और ना ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर देखिए, ये 12 जून के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच में जो टकराव होगा, जो टकराव की स्थिति होगा, वो देखने लायक होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में भी कुछ हलचल शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव को लेकर। और बिहार की जो गठबंधन की सरकार चल रहा है, उसमें के गठबंधन साथी के नेता भी और दल भी कई बार पहले भी कह चुका है कि विपक्षी एकता संभव नहीं है। और यह बयान कौन दिया था? यह बयान बिहार के सरकार में शामिल जो सीपीआई है, उसने, जो लेफ्ट पार्टी है, उसके नेता ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पे विपक्षी एकता करना संभव नहीं है, इसमें मत्थापेची करना सिर्फ और सिर्फ अपने समय की बर्बादी है। उसी तरह से एक और व्यक्ति जिनका बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन जातिवादी जो स्थिति है बिहार में, उसके हिसाब से देखा जाए तो शायद उनका भी थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर है, वो है जीतन राम मांझी। उसने जो बयान दिया है वो और चौंकाने वाला है, वो नीतीश कुमार की परेशानी को और बढ़ाने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार तो अभी सिर्फ इस बात पे विचार कर रहा है कि विपक्षी एकता में कितने दल शामिल होंगे। सीटों की बात की बंटवारा का बात तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि अगर विपक्षी एकता हो भी गया तो सीटों के बंटवारा के बातचीत में ये विपक्षी एकता फिर से टूट जाएगा। तो जिस तरह का राजनीतिक माहौल है इस देश में,
जिस तरह के राजनीतिक दलों के बीच का जो सामंजस्य है, उसमें सीटों का बंटवारा कर पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है, और कल का ही उनका बयान है। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में हम तो सिर्फ 5 सीट मांग रहे हैं, लेकिन हम तैयारी सभी सीटों पे कर रहे हैं, और अगर हमें सम्मानजनक सीट मिलता है तो ये गठबंधन के लिए अच्छा होगा। एक तरह से अभी से ही जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में गठबंधन दलों के अंदर नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया है, सौदेबाजी करना शुरू कर दिया, और उसने संकेत दे दिया है कि अगर हमें सम्मानजनक सीट नहीं मिलता, और सम्मानजनक सीट क्या मिलेगा, अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आरजेडी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, वह जेडीयू को कितना सीट देगा लोकसभा में, और जेडीयू को कितना सीट देगा जब इसी का पता नहीं है, तो फिर जीतन राम मांझी, सीपीआईएम, सीपीआई और जो भी और दल है, उन सबको क्या सीट मिलेगा। उसमें जीतन राम मांझी कह रहा है कि हम 5 सीट मांग रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि और अधिक सम्मानजनक सीट मिलेगा। सम्मानजनक सीट का मतलब क्या है कि वो 5 सीट से अधिक का उम्मीद कर रहे हैं, और अगर उनको ऐसा नहीं मिलता है तो पहले भी कह चुका है कि हम अपना कसम तोड़ भी सकते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी हो सकता है कि 2024 का चुनाव आते आते फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन में शामिल हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने इस तमाम विपक्षी एकता से पहले ही एक संकेत दे दिया है नीतीश कुमार को और बिहार की राजनीति में कि उनका सोच और विचार क्या है लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन जिस तरह से इस विपक्षी एकता के गुब्बारे का हवा अभी से ही निकलना शुरू हो गया है, इस विपक्षी एकता नामक ड्रामे का पोल अभी से खुलना शुरू हो गया है, उससे तो स्पष्ट हो गया है कि 12 जून के बाद विपक्षी एकता का क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी का बिहार की राजनीति में क्या होगा इस पे विचार जरूर जेडीयू को करना चाहिए। क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी ने मना किया है, उसके नेता ने मना किया है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उस बैठक में शामिल नहीं होंगे, और इसका कारण हो सकता है कि जिस तरह से अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, बिहार के युवा नेता और तेजस्वी यादव से तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार का जो अपमान किया तेजस्वी यादव ने, उसको नीचा दिखाने की कोशिश किया है। हो सकता है उसी का असर है कि अब केंद्रीय नेतृत्व शायद बिहार की इस विपक्षी एकता में शामिल नहीं होना चाहता है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी में भी एक आत्मविश्वास जगा है कि वह फिर से इस देश में अपने दम पे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वह चुनाव जीत सकता है। उन्हें किसी क्षेत्रीय छत्रपों का सहारा नहीं चाहिए, और शायद उनका यह आत्मविश्वास सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिला है, और उन्हीं मुस्लिम मतदाताओं के साथ की वजह से यह क्षेत्रीय छत्रप, चाहे ममता बनर्जी हो, तमिलनाडु में एमके स्टालिन हो, तेलंगाना में केसीआर हो, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, बिहार में आरजेडी हो, सब कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उनको लग रहा है कि जिस तरह से कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया, अगर इसी तरह से हर राज्य में अगर फिर से मुस्लिम वोट बैंक अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तो फिर हमारा क्या होगा। और ये बात सही है, ये जितने भी क्षेत्रीय छत्रपे सब के सब कांग्रेस पार्टी के उसी वोट बैंक के ऊपर अपना राजनीतिक अस्तित्व खड़ा करते हुए आ रहे हैं, अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाते हुए आ रहे हैं। अगर एक बार अगर इनसे मुस्लिम वोट बैंक अलग होकर अगर फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया तो फिर इन क्षेत्रीय छत्रपों के लिए अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना खतरे में पड़ जाएगा। और यही डर है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया। एक तरह से तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार का बेइज्जती किया। उन्होंने बताया कि बिहार में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम तुम्हारे साथ मंच साझा नहीं करेंगे, तुम्हारी अभी हैसियत इतनी नहीं है कि तुम हमारे साथ बैठो। और शायद इसी के वजह से कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बैठक में आने से मना कर दिया है। और अगर इस बैठक में कांग्रेस पार्टी का कोई केंद्रीय नेतृत्व, और केंद्रीय नेतृत्व में कौन है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, अगर इनमें से कोई नेता नहीं आता है तो फिर
इस बैठक में फैसला चाहे कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फैसला वही मानेगी जो राहुल गांधी या गांधी परिवार के लोग करेंगे। तो अब स्पष्ट होने लगा है कि 12 जून से पहले इस विपक्षी एकता में जूतम पैजार शुरू हो चुका है, जूतों में दाल बटना शुरू हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि 12 जून के बाद जदयू को क्या मिलता है, जूता या जूते में दाल। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।